तो ये लेक्चर जो होने वाला है, ये वीडियो जो होने वाला है काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इंडिगो कैडेट पायलट प्रोग्राम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई और एयरलाइन का भी। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रेज्यूमे कैसे बनाना है, क्या अप्रोच आपको लेके चलना है व्हाइल मेकिंग द रेज्यूमे। तो उसमें पहले एजेंडा क्या देख लेते हैं। एजेंडा देख लेते हैं कि रेज्यूमे का यूज कैसे करते हैं। जो आपका इंटरव्यू लेंगे कैप्टन एचआर, वो रेज्यूमे का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। दूसरा कि रेज्यूमे क्या हमें सिंपल बनाना चाहिए या काफ़ी डिटेल में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन के साथ बनाना चाहिए, क्या वो देख लेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि रेज्यूमे में क्या क्या इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, ओके। और रेज्यूमे में देखेंगे कि क्या डूज एंड डोंट्स है। ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इनफ। आपको ये वीडियो के बाद समझ में आ जाएगा कि रेज्यूमे में कैसा अप्रोच रखना है। साथ ही में ना मैं आपको एक सैम्पल रेज्यूमे भी दिखाऊंगा। मैं अपना रेज्यूमे भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है, और अपने रेज्यूमे से ही आपको समझाऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ समझाना चाह रहा हूँ जो आप प्लीज़ समझो। ओके, ये मैंने अपने रेज्यूमे को 3 पार्ट में डिवाइड करके बनाया है। एक ही रेज्यूमे है वो, बट पार्ट्स में बनाया। तो पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक बार ना मैं किसी कैप्टन से बात कर रहा था एंड वो ना बहुत रेप्यूटेड एयरलाइन के कैप्टन थे, इंडिगो के लिए। तो वो मेरे को बता रहे थे, यार आकर्ष, इंटरव्यू में ऐसा कुछ सीन होता है ना कि सपोज करो आप अगर एक्सपीरियंस जो मतलब अगर आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस हो, अगर आप 12th पास आउट नहीं हो, आप ग्रेजुएट हो या आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो आपका इंटरव्यू अराउंड 30 to 40 मिनट्स चलेगा, और इन एवरेज 35 मिनट्स। और अगर आप जस्ट 12th पास आउट है तो आपका इंटरव्यू अराउंड 20 to 25 मिनट्स चलता है, ओके। अब उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने बोला कि देखिए, अगर मैं तेरे को बताऊं कि कैसे काम होता है, तो जो सबसे पहला राउंड होता है ना इंटरव्यू का, पूरे इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि पहला जो होगा, पहले जो आपसे पूछा जाता है वो एचआर राउंड होता है। अब देखो, मैं आपको ना 30 to 40 मिनट्स या 20 to 25 मिनट्स एकदम ब्रेकअप के साथ बताऊंगा, एकदम टाइमलाइन के साथ बताता हूँ कैसे। सबसे पहला एचआर क्वेश्चन होता है, तो पैनल में एक एचआर रहेगी, वो एचआर आपसे क्वेश्चंस पूछेगी, और मोस्टली 99.99% ऑफ टाइम ये एचआर राउंड जो होता है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर सीवी या रेज्यूमे, कुछ भी बोल लो, उस पर कंप्लीटली बेस्ड हो, ठीक है। ये एचआर राउंड चलता है आपका करीब 5 से 10 मिनट, जहाँ पे एचआर आपको ग्रिल करती है। आपके स्किल्स के ऊपर पूछा जाएगा, आपके वर्किंग एक्सपीरियंस के ऊपर पूछा जाएगा, आपके हॉबीज़ के ऊपर पूछा जाएगा। ये सब चीज़ें जो आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन किया, ठीक है, आपके स्कूलिंग, आपके सिटी के बारे में, और भी बहुत सारा चीज़। ये 5 से 10 मिनट चलता है। उसके बाद जो सेकेंड राउंड होता है, जिसमें एचआर या कैप्टन आपसे इंडिगो एयरलाइन के बारे में पूछेगी। मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप इंडिगो का तैयारी कर रहे हो तो, अगर एयर इंडिया है तो एयर इंडिया से रिलेटेड पूछेगी। तो वो इंडिगो से वो एचआर कम से कम 7 मिनट्स वो इंडिगो के ऊपर बात करना चाहेंगे आपसे। और इस 7 मिनट में वो क्या पूछती है, वो पूछेगी कि व्हाट मेक इंडिगो डिफरेंट एयरलाइन, और वो पूछेगी इंडिगो के पिलर क्या है, और भी डिफरेंट, इंडिगो का हिस्ट्री क्या है, सीएसआर एक्टिविटीज़ क्या है, फ्लीट साइज क्या है, इन सब से रिलेटेड वो बात पूछती है। ये 7 मिनट्स से होता है। घबराने की बात नहीं है, ये सब चीज़ नहीं पता है तो ऑलरेडी इसका वीडियो लेक्चर मैंने बना के डाला है। कैडेट का प्लेलिस्ट चेक करो। कैडेट के प्लेलिस्ट में मैंने एडैप्ट के बारे में, इंडिगो कैडेट पायलट प्रोग्राम के बारे में, कैसे अप्रोच करना है, सब कुछ बना के डाला है। इंडिगो के बारे में सब कुछ डाला है मैंने। तो देखो, 10 मिनट इधर हो गया, 7 मिनट इधर हो गया, 17 मिनट तो हो गया। अब पीपल आर वेरी जजमेंटल, ये इन्होंने कहा था। इन्होंने बोला कि पीपल आर वेरी जजमेंटल, वो ये 2 चीज़ में ही ना डिसाइड कर लेते हैं कि आपको लेना है या नहीं लेना है। वो डिसाइड कर चुके हैं यहीं पे। हाँ, अगर आप आगे कुछ ऐसा ब्लंट कुछ मार दो तो अलग हो जाएगा फिर, बट यहाँ पे वो डिसाइड कर लेते हैं बिकॉज पीपल आर वेरी जजमेंटल। एंड बेस्ट और वर्स्ट थिंग अबाउट द फर्स्ट इंप्रेशन इज यू कैन नॉट चेंज इट, और ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही काउंट हो जाता है, ठीक है। एक वीडियो में बनाऊंगा ग्रूमिंग सेशन के बारे में भी, तो ग्रूमिंग अच्छे से करके जाना, उसमें भी हम लोग बात करेंगे।
बट यहाँ अभी इंटरव्यू के बारे में बात करें तो ये 17 मिनट हो गया। थर्ड आता है कैप्टन। अब जो कैप्टन होंगे ना, मेल फीमेल कैप्टन जो भी होंगे, वो आपसे पूछेगी आपके सब्जेक्ट या थियोरेटिकल नॉलेज के बारे में। ऑल्दो कैप्टन भी आपके सीवी से रिलेटेड पूछते हैं, बट बेसिकली आपका सीवी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एचआर राउंड के लिए, ठीक है। सब कुछ मतलब उनके पास एक आईपैड होगा या फिर आपका एक फिजिकल सीवी भी उनके पास होता है, और वो 2 मिनट में, वो मतलब ना 2 मिनट भी आपका सीवी अच्छे से नहीं देखेंगे, वो हार्डली 30 सेकेंड देख ले तो बहुत देख ले, और उनको 30 सेकेंड में ही पता चल जाता है कि आपने सीवी क्या किया है, क्या बनाया है। सीवी को हमेशा सिंप्लीफाई तरीके से बनाए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, देखो ये एक मेरा कंप्लीट सीवी है, मैंने बस उसको 3 पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है। सो देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं। देखो यार, ये सेक्शन जो है ये आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस सेक्शन होता है, ठीक है। ऊपर में जो सबसे पहला है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखोगे। एड्रेस में क्या, कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखना है, सिटी लिख दो, पिन लिख दो, बस पिन पे। दूसरे सेक्शन में क्या लिखना है आपको, यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, और यहाँ पे आपको क्या देना है, अपना ईमेल एड्रेस देना है। यहाँ पे फिर आपको बोल्ड लेटर एंड बिग लेटर में आपको अपना नाम देना है, नहीं याद रखना बोल्ड होना चाहिए, ठीक है। कलर रिजेम्बलेंस हमेशा याद रखना, जैसे इंडिगो थोड़ा सा ब्लूइश है, ठीक है, ब्लू कलर पे बात करता है। इंडिगो अपने आप में एक इंडिगो ब्लू कलर फैमिली का है, तो हमेशा ना आप कोशिश करो कि ब्लू कलर का ही आप सूट पहन के जाओ, ब्लू कलर का ही अगर आपका सीवी या रिज्यूमे का टेम्पलेट हो तो वो ज़्यादा अच्छा एक इम्पैक्ट देता है। तो ये समझने वाली बात। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, एस्पायरिंग फ्यूचर कैप्टन एट इंटरग्लोब एविएशन। देखो इंडिगो का जो पेरेंट कंपनी है वो इंटरग्लोब एविएशन है या इंटरग्लोब है, तो मैंने वो लिखा। अब बात आएगा कि एस्पायरिंग फ्यूचर कैप्टन क्यों लिखा है। तो देखो यार, इंडिगो वाले ना आपको अभी एज अ जेएफओ के तौर पे नहीं ले रहे हैं, वो इसीलिए आपको ले रहे हैं, दे वांट फ्यूचर कैप्टन। ये भी मुझे किसी ने बताया था कि दे आर नॉट हायरिंग एज अ जेएफओ, दे आर हायरिंग फ्यूचर कैप्टन ऑफ इंडिगोज, ठीक है। तो ये जब आप लिखते हो ना, ऐसा कुछ लिखते हो, तो ये आपका एक फ्यूचरिस्टिक प्लान शो करता है, आप कहाँ तक अपने आप को देख रहे हो, ओके। तो ये समझने वाली बात। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आए स्किल्स के बारे में। अब देखो यार, स्किल मैं एकदम आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। एक तो पहली बात, स्किल जो भी आप लिखोगे प्लीज़ बहुत ट्रूली लिखना, और जो स्किल है आपके पास वही लिखना। ज़बरदस्ती 10, 12, 5, 10, 20, 50 स्किल लिखने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम और मैक्सिमम आप 5 स्किल लिखो। 5 स्किल से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा स्किल लिखना जो कि आप एक्सप्लेन कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मैं एक बंदे को जानता हूँ, उसने अपने स्किल में लिखा था काम एंड कंपोज्ड अंडर प्रेशर, ठीक है। या फिर उसने लिखा था ऐसा कुछ कि प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छा था उसका। पता है, ये उसने अपने स्किल में लिखा है कि वो प्रेशर को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है, और जब उसका इंटरव्यू चल रहा था, ही वॉज लिटरली स्वेटिंग, वो स्वेट कर रहा था, उसके पसीने निकल रहे थे। आप सोचो, आपके पसीने निकल रहे हैं और आपने स्किल में लिखा है कि यू कैन बी काम अंडर प्रेशर, तो ये तो काफ़ी झूठ हो गया ना, कितना खराब इंप्रेशन देगा उनको। इसीलिए स्किल प्लीज़ वही लिखना जो एक्चुअली में सच है, क्योंकि आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड और वेरी प्रोफेशनल वो लोग होते हैं, वो पता लगा लेंगे आपकी झूठ को घुमा फिरा, ठीक है। तो पास स्किल में आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे CRM लिखा है, लीडरशिप लिखा है, डिसीजन मेकिंग लिखा है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन लिखा है, टाइम मैनेजमेंट लिखा है, एडेप्टेबिलिटी लिखा है। स्किल्स हमेशा ऐसा लिखना कि वो आपके प्रेजेंट, जो आप जिस पोस्ट में जाना चाह रहे हो या जिस सेक्टर में जाना चाह रहे हो, उससे थोड़ा सा रिजेम्बलेंस दे वो। जैसे मैंने यहाँ पे CRM लिखा, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन था, यार आप तो नॉन एविएशन बैकग्राउंड से हो, तो आपने अपने स्किल में CRM कैसे लिख दिया? क्योंकि क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट तो एक एविएशन का पार्ट है, ये आपने कैसे लिख दिया? तो फिर आपके पास एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि मैम ऑल्दो मैंने CRM लिखा है,
हाउएवर सीआरएम मैम बहुत कॉमन प्रैक्टिसेस है मैम, कोई भी कॉर्पोरेट में, कोई भी बिजनेस में, कोई भी सर्विस सेक्टर में आप काम करोगे, सीआरएम इज कॉमन प्रैक्टिस। ऑल्दो एविएशन के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है। सीआरएम बेसिकली होता क्या है? सीआरएम होता है कि आप एफिशिएंट और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब आप क्या कर रहे हो, टीम बिल्डिंग पे, टीम वर्क पे आप फोकस कर रहे हो, एफर्ट मार रहे हो, वहां पे आप सबका ओपिनियन ले रहे हो, आप अकेले काम नहीं कर रहे। बेसिक सीआरएम तो वही हुआ, आइडिया तो वही है सीआरएम का, तो ये तो हर जगह काम आता है। तो ये मैंने उनको बोला। लीडरशिप मैंने बोला, फिर उन्होंने बोला कैसे, टेल मी अ सिचुएशन जहाँ पे आपने लीडरशिप स्किल शो किया हो, तो आपको बताना, एग्जांपल देना है। उनका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यार एविएशन में या पायलट आप बनोगे तो कैसे आपका लीडरशिप स्किल आप शो करोगे, तो आपको वहाँ पे एक जस्टिफाइड आंसर होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन मेकिंग स्किल, एक एग्जांपल बताओ जहाँ पे डिसीजन मेकिंग आपने किया और एंड विच वाज हाईली इंपॉर्टेंट, या एज अ कैप्टन, एज अ पायलट आपका डिसीजन मेकिंग होना, डिसीजन मेकिंग स्किल होना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास एक बैकग्राउंड में सपोर्टेबल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए जो भी आप स्किल लिख रहे हो। ओके, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, टाइम मैनेजमेंट है, अडेप्टेबिलिटी है। ओके, आपको लिखना, बताना पड़ेगा कि यार टाइम मैनेजमेंट अगर उन्होंने पूछ दिया कि क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि बीइंग अ पायलट डिसिप्लिन रहना या होना कितना ज़रूरी है। आप ऑन टाइम परफॉर्मेंस की बात करते हो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट स्किल है नहीं, ऑन टाइम परफॉर्मेंस नहीं पता है, इंडिगो का लेक्चर देख लेना जो मैंने अपलोड किया। अगर आपके पास प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट का स्किल ही नहीं है, तो आप ऑन टाइम परफॉर्म कैसे कर पाओगे? आप कैसे एकदम स्टिपुलेटेड टाइम में अपने पैसेंजर्स को सर्विस दे पाओगे? अडेप्टेबिलिटी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको बहुत सारे सेक्टर्स कवर करने पड़ेंगे, बहुत सारे डाइवर्स लोगों के साथ आपको काम करना है, मिलना है। तो यू शुड बी एबल टू अडेप्ट इन डिफरेंट सिनेरियोज एंड डिफरेंट सिचुएशन। ओके, तो स्किल वो लिखो जो आपके एविएशन वाले सेक्टर से अलाइन हो, या आपके जॉब, जो आप जॉब में जाना चाह रहे हो उससे वो अलाइन हो सके। ठीक है, हॉबीज की बात आती है। हॉबीज यार, मेरे ख्याल से अगर आप 3 हॉबीज भी लिख रहे हो ना, दैट इज मोर देन इनफ। 3 हॉबी भी बहुत होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सुदर्शन क्रिया लिखा था, सिंगिंग लिखा है, कुकिंग लिखा है, रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक लिखा है, जिम लिखा है, कार्डियो लिखा है। तो अब ऐसा नहीं है कि आपने कुकिंग लिखा और आपको पता नहीं, उन्होंने बोल दिया कि भाई आपका फेवरेट डिश क्या है, आपने बोला भाई बटर चिकन या चिकन टिक्का बोल दिया, और वो बोल रहे भाई कैसे बनता है बताओ, आप बता ही नहीं पा रहे हो। जैसे मैंने लिखा है रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि यार 3 ऐसे फेवरेट बुक का नाम बताओ जो आपको काफी पसंद है, और उनके राइटर के बारे में बताओ, और कोई एक बुक के बारे में क्रक्स बताओ मेरे को। ओके, तो ये आपको बताना पड़ेगा। अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई आप गाना गाते हो, तो वो ये भी बोल सकते हैं भाई गा के बता मेरे को। ठीक है, फिर वो पूछेंगे भी कि यार क्यों, आपको क्यों लगता है जिम एंड कार्डियो, हो सकता है पूछ सकते हैं जिम एंड कार्डियो क्यों नेसेसरी है आपका, आपके इस जॉब से रिलेटेड। तो आपको बताना पड़ेगा यार, क्योंकि आपको ओवरऑल एक फिजिकल फिटनेस पे भी बात रखना है, आपको हर साल मेडिकल देना है, आप 200 पैसेंजर्स को लेके फ्लाई करने वाले हो, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो ये सारी चीज आपको बताना है। फिर आता है वर्क एक्सपीरियंस। अब देखो यार, ये वर्क एक्सपीरियंस जो जस्ट 12th पास आउट है, वो इस चीज को प्लीज मत लिखना, क्योंकि आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है ही नहीं। और ये भी मत सोचना कि रेज्यूमे खाली रहता है। रेज्यूमे जितना खाली रहे उतना अच्छा है, रेज्यूमे अननेसेसरी नहीं आपको भरना है, प्लीज ये समझ के रखो। वर्क एक्सपीरियंस आपको दिखाना है, कहाँ आपने काम किया वो यहाँ पे लिखना है, जिस सिटी में आप पोस्टेड थे वो लिखना है, ड्यूरेशन आपको लिखना है, फिर आप किस पोस्ट में थे वो लिखना है, और क्या आपका वर्क रोल रहा है। मतलब अगर आपने इस कंपनी में इस पोस्ट पे काम किया है, तो ऐसा क्या काम किया आपने जो इस कंपनी के लिए बेनिफिशियल था। जैसे मैंने लिखा है कि जब मैं इस पोस्ट पे था, तो आई स्पेयर हेडेड अ डायनेमिक टीम फोकस्ड ऑन इन्वेंटरी एक्सपेंशन एंड स्केल स्ट्रैटेजी, सक्सेसफुली लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट एज इन्वेंट्री एंड ऑपरेशनल मैनेजर। तो ये क्या बताया, ये बताया कि भाई मैं इस पोजीशन पे था, मेरा ये सारा काम था, वहां पे ये सारा वर्क किया है मैंने। ओके, फिर यहाँ पे एक फोटो लगा लेना। अच्छा, फोटो हमेशा याद रखना कि जो फोटो आप लगाओगे उसका जो बैकग्राउंड होगा वो हमेशा वाइट होगा। जो आपका फोटो होगा वो याद रखना हमेशा फॉर्मल में होगा, हमेशा फॉर्मल, हमेशा फॉर्मल में होगा।
हाँ, अगर आप इंडिगो के लिए जा रहे हो तो मैं ये जनरली सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि थोड़ा ब्लू कलर है, थीम ब्लू है, तो ब्लू कलर का सूट में अगर आप फोटो खिंचवा के डालो तो वेल एंड गुड, वरना कोई बड़ी बात नहीं है, बस फॉर्मल होना चाहिए। और प्लीज क्लीन शेव, स्मार्ट लुक होना चाहिए, ठीक है। अब आता है अबाउट मी का सेक्शन। अच्छा, अबाउट मी लिख के आप अपना इंफॉर्मेशन डाल भी सकते हो, नहीं तो आप सीधा भी डाल सकते हो। मैंने अबाउट मी लिख के सारा चीज लिखा है। ये अबाउट मी क्यों जरूरी है और यहाँ पे लिखना क्या है? यहाँ पे बेसिकली आपको ये लिखना है एकदम क्रिस्प वर्ड में, एकदम शॉर्ट वे में, कि आप क्यों पैशनेट हो, आप कैसे पैशनेट हो एविएशन एज अ सेक्टर और पायलट एज अ जॉब, या ईगरनेस है, या वो जो आग है, वो जो प्यार है आपका एविएशन से रिलेटेड या पायलट एज अ जॉब से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे दर्शाना है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा है, एज एन एस्पायरिंग पायलट आई एम डीपली कमिटेड टू द प्रोफेशन, रिकॉग्नाइजिंग दैट इट ट्रांसेंड बियॉन्ड अ मियर जॉब. It is a profound responsibility and dedication to serve diverse community. My approach towards aviation is anchored in a commitment to globalization, with each flight representing an opportunity to connect and serve on a global scale. मतलब in short मैंने ये बताया कि यार ये सिर्फ एक कोई मामूली जॉब नहीं है, मैं इसको सिर्फ एक प्रॉपर जॉब जैसा नहीं देखता हूँ, मैं इसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता हूँ, क्योंकि मेरे को एक मौका मिल रहा है डाइवर्स कम्युनिटी को सर्व करने का। बिकॉज हॉस्पिटैलिटी आप करोगे, आप डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों से मिलने वाले, डाइवर्स कल्चर के लोगों से मिलने वाले, आप सबको सर्व करोगे। सिंपली आपका ये काम नहीं है कि लोगों को पहुंचाना है एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि एविएशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पहुंचाने वाला चीज है, इज एंकर्ड इन अ कमिटमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आइडिया, डिजिटलाइजेशन, कम्युनिटी, पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताऊं तो इंटरनेट आ गया, तो इंटरनेट के कारण एक आइडिया कोई एक जगह पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहा है। आज ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं भी बैठ के वो आइडिया को अपने लैपटॉप में देख सकते हो। तो दिस इज ग्लोबलाइजेशन। तो आप ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हो, आप कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हो, पीपल का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हो, तो आप ग्लोबलाइजेशन को एक इनपुट दे रहे हो ना, ठीक है, वे फॉरवर्ड दे रहे हो। तो ये फिर लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश। अच्छा, लैंग्वेज में मैं बता दूं, अगर आपको कोई और लैंग्वेज भी आता है प्लीज़ यहाँ पे लिखिए। अगर उस लैंग्वेज में सपोज करो, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, अगर मेरे को सपोज करो किसी को स्पेनिश आता है, आप यहाँ पे स्पेनिश लिखो। अगर आपको लगता है कि यार स्पेनिश मेरे को आता है बट मेरा स्पेनिश ना इतना अच्छा नहीं है, इतना बढ़िया नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बिगिनर लेवल लिख दो, यहाँ पे आप ब्रैकेट में बिगिनर लिख दो, इंटरमीडिएट लिख दो, एडवांस लिख दो, जिस लेवल का आपका है उस लेवल के हिसाब से लिख दो, ठीक है। इंटर्नशिप वाला हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। अच्छा, दूसरा देखो, ये तो लैंग्वेज हो गया, ये वर्क एक्सपीरियंस हो गया। तीसरा, इंटर्नशिप। अगर आपने इंटर्नशिप किया है तो प्लीज लिखो, नहीं किया है तो 12th पास आउट वाले क्या लिख सकते हो यहाँ पे? यहाँ पे आप अपना अचीवमेंट लिख सकते हो। अचीवमेंट जो मैंने यहाँ लिखा है उसकी जगह आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, या ये जगह आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ये मत सोचना कि किसी के रिज्यूमे में बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है तो उसको ज़्यादा थोड़ा सा एज मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है यार। रिज्यूमे आपका सिंपल एंड सोबर होना चाहिए। अगर वो 12th पास आउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने बनाया है तो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख रहे हैं। वो आपसे बस चाहते हैं कि आप प्लीज़ शो कीजिए ट्रूथफुली कि आप कितने कमिटमेंट हो, कितने पैशनेट हो एविएशन से रिलेटेड, वो ये जानना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने इंटर्नशिप किया तो मैंने यहाँ पे दिखाया कि मैंने जय किसान सीड कॉर्पोरेशन गुवाहाटी में इंटर्नशिप किया, ये ड्यूरेशन से ये ड्यूरेशन। वहाँ पे मैंने क्या किया ये दिखाया। फिर मैंने दोबारा कहीं इंटर्नशिप किया था वो दिखाया, ऑल्दो मैंने यहाँ पे दिखाया, बट ये देखो यार, ये जो इंटर्नशिप है ना वो एविएशन से रिलेटेड नहीं है, बट क्योंकि मेरा वर्क एक्सपीरियंस मैंने यहाँ शो किया था इसीलिए मैंने ये डाला। आपका मन हो आप डाल भी सकते हो, नहीं मन हो नहीं भी डाल सकते, ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब आता है एजुकेशन। अब देखो यार, 12th पास आउट वाले जिनका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, ये एजुकेशन वाला आपका ऊपर आ जाए। एजुकेशन में मैंने डाला धनबाद पब्लिक स्कूल,
मैंने वहाँ से सेकेंडरी एजुकेशन लिया, सीनियर सेकेंडरी लिया। कोई सब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन मत डालो कि भाई मेरा PCM था, PCMBE था, या जो था उसमें इतना परसेंट आया, इतना परसेंट आया, मत डालो। हाँ, अगर आपका बहुत अच्छा परसेंट आया है, आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो स्कोर्ड या परसेंट, या ऐसे सिंपली ब्रैकेट में कि 80%। यहाँ पे अगर 12th में आपका 90% है, आप ब्रैकेट में लिख दो। बट मैं इसीलिए बोलता हूँ नहीं लिखने के लिए, क्योंकि वो आपसे फिर क्वेश्चन पूछने लगेंगे। ठीक है, तो अगर आप बहुत श्योर हो, आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, प्लीज लिखो। अगर अच्छा परसेंट आया है, कॉन्फिडेंट हो आप, प्लीज गो अहेड एंड प्लीज डू राइट दैट। फिर मैंने ग्रेजुएशन जहाँ से किया वो लिखा, बैचलर ऑफ साइंस। फिर जिस सब्जेक्ट में मैंने ग्रेजुएशन किया वो यहाँ पे लिखा, ईयर मैंने मेंशन किया है। डोंट फॉरगेट टू मेंशन द ईयर, बिकॉज वो आपका गैप, अगर आप ईयर मेंशन नहीं करोगे ना तो उनको लगेगा कि आप कुछ छुपा रहे हो, गैप ईयर छुपा रहे हो। और जिनका गैप ईयर है वो प्लीज सच बताना, उनको एक जस्टिफाइड आंसर तैयार कर लो जो कि सच लगे, जो कि झूठ ना हो। ठीक है, एक जस्टिफाइड आंसर तैयार कर लेना उनको बताने के लिए कि हाँ भाई अगर गैप ईयर मेरा रहा है तो ये रीजन है गैप ईयर का। ओके, फिर अब अचीवमेंट में आप क्या लिख सकते हो? अचीवमेंट में आप कोई स्पोर्ट्स कहीं अचीव्ड आप किए हो वो लिख सकते हो, और कुछ पेंटिंग है या को करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ अचीवमेंट है तो वो सब आप लिख सकते हो। जैसे मैंने अचीवमेंट में लिखा है कि 2020 से 2021 अगस्त के महीने में आई वॉज सेक्रेटरी ऑफ एग्रो क्लब। वहाँ पे मैंने क्या किया वो लिखा है, फोस्टर्ड अ कोलैबोरेटिव एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट थ्रू इफेक्टिव लीडरशिप, एनहांसिंग टीम वर्क एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स। तो ये क्या दिखाया? ये दिखाया कि यार मैंने जो पोजीशन लिया एग्रो क्लब में, वहाँ पे लीडरशिप स्किल मैंने शो किया है, टीम वर्क दिखाया, कोऑपरेशन दिखाया। तो जब मैंने अपने पास्ट वर्क में ये सब चीज शो किया है तो आई कैन ऑल्सो शोकेस दिस थिंग्स व्हेन आई बिकम अ पायलट ऑल्सो, है ना। फिर मैंने यहाँ पे दिखाया कि जून 2024 में मैंने मेटीरियोलॉजी निकाला जिसका स्कोर ये था। अच्छा, अगर आप का कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छा नहीं है तो प्लीज स्कोर मत लिखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जैसे ही देखेंगे ओके 80 आया है, 90 आया है, भाई चल अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, अगर नहीं आप श्योर हो प्लीज मत लिखना, सिंपली मत लिखा करो। ठीक है, तो वो मैंने लिखा जून 2024 में मैंने ये मेटेरोलॉजी पास किया, स्कोर इतना किया, एयर नेविगेशन पास किया, स्कोर इतना किया, ऐसे ऐसे मैंने लिखा। ठीक है, ओके, सिंपली एयर रेगुलेशन ये सब मैंने लिखा है। तो यहाँ पे मेरा अचीवमेंट खत्म हो गया। कोई स्पोर्ट्स अचीवमेंट है वो लिख दो, 100% अटेंडेंस वाला अचीवमेंट है वो लिख दो। अच्छा, कोई नेशनल आपने खेला हो, या साइंस एग्जीबिशन में नेशनल जीता हो, या ओलंपियाड में कुछ किया हो, आपका जेई का कुछ अच्छा रिजल्ट हो, नीट का अच्छा रिजल्ट हो, ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर कोर्सेज में अगर कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज आपने किया है, जैसे मैंने ये सब कोर्सेज किया था तो मैंने ये सब मेंशन किया, नहीं है तो नहीं लिखो। और इतना लिखने के बाद यहीं पे आपका सीवी का एंड हो जाना चाहिए। ठीक है, मत सोचना अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं यार बहुत कम चीज लिखा हुआ है और ज्यादा चीज लिखा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं लिखना है आपको, कम ही चीजें दिखाओ, इट्स बेटर। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है आपको, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। कीप चेकिंग द प्लेलिस्ट। अभी मैं इंडिगो कैडेट पायलट प्रोग्राम से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस डालूंगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियोस रिलेटेड टू ग्रूमिंग, वीडियोस रिलेटेड टू जीडी, रिलेटेड टू पीआई, पीडैक, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है।